हेलो। आज की जो हम लोग की बातचीत होगी वो बातचीत यूनिट 1 जो होगा, उस यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर होगा, उस पहले चैप्टर का जो पहला मुद्दा हम लोग उठाएंगे वो होगा बीइंग अलाइव, व्हाट डज इट मीन। और ये जो मुद्दा है ये चैप्टर नंबर 1 जो है, जो लिविंग वर्ल्ड है, उसमें ये समाहित है। और यूनिट 1 अगर आपको याद हो तो इस यूनिट 1 को हम लोगों ने नाम दिया था कि ये यूनिट 1 जो है वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। तो इस पूरी यूनिट में आप लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा के पहले आपको ये बात देखनी होती है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उन लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, कौन से वो फीचर्स हैं जो नॉन लिविंग में नहीं दिखाई पड़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड में दिखाई जो देते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूरी बातचीत आज हम लोगों की फोकस्ड रहेगी। इसमें कंटेंट का जहाँ तक सवाल है, यही हिस्सा आज हम लोग कवर कर पाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे पहली बात मैं बताने की कोशिश करूँ वो ये होगा कि बायो या बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस जिसे आप कहते हैं उसके बारे में हमेशा आपके द्वारा ये परिभाषा दी जाती है कि इट्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन जब कभी भी लाइफ को डिफाइन करने की बात आती है तो ये टर्म, जो छोटा सा ये शब्द है, इस शब्द को परिभाषा दे पाना संभव नहीं है। लेकिन जो लिविंग बीइंग्स हैं उन लिविंग बीइंग्स के द्वारा कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो की जाती हैं जो नॉन लिविंग नहीं दिखाते हैं। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आज हम लोग की पूरी बातचीत होने जा रही है। और इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पिक करेंगे दैट विल बी मेटाबॉलिज्म। देखो, मेटाबॉलिज्म के बारे में हमेशा आप दिमाग में रखिए। अगर परिभाषित करें, अगर हम लोग सीधे सीधे वाक्य के रूप में इसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करें तो ये कहा जाएगा कि इट्स सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सेल्स। जो किसी भी लिविंग बीइंग के सेल्स में तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होंगे, उन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को इकट्ठे तौर पे आप मेटाबॉलिज्म कहने जा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ पे थोड़ा विस्तार देने के पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में एक बहुत ही पोएटिक एक तरफ से एक वाक्य कहा जाता है कि इट्स ऑलवेज इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। जो तमाम बायोमॉलिक्यूल्स उनका इंटरप्ले ही लाइफ के रूप में क्या होगा, मैनिफेस्ट होगा। उनका जो इंटरप्ले होगा that will be in fact manifested in terms of life। और ये जो मॉलिक्यूल्स जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका जो इंटरप्ले है वही बेसिकली जीवन के रूप में परिलक्षित होता है। तो ये जो तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो तमाम बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, ये बायोमॉलिक्यूल्स कैसे सिंथेसाइज होंगे, फिर ये कैसे तोड़े जाएंगे, ये जो उनके बनने और टूटने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इन्हीं पूरी प्रक्रियाओं को, इन्हीं पूरे कलेक्टिवली इन तमाम रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म है। इन तमाम रिएक्शंस को जो कि जिनका नेचर बायोसिंथेटिक होगा, नेचुरली दैट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। उसी तरह बायोडिग्रेडेटिव यानी जो बायोमॉलिक्यूल होगा वो टूटने जा रहे हैं। और ये जो दोनों क्रियाएं होंगी, इन्हीं दोनों क्रियाओं के सम टोटल को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। और डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द रिएक्शंस आप उनको कहेंगे कि ये एनाबोलिक पाथवे है या एनाबोलिज्म है या फिर कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक पाथवे आप उसे नाम देते हैं। तो ये जो तमाम रिएक्शंस एंड रिएक्शंस को हम लोग कभी भी कहते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस क्यों कहते हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक सामान्य केमिकल रिएक्शन के रूप में आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो रिएक्शंस होंगे किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो रहे हैं। दैट्स वाई आप इनको कहने जा रहे हैं कि ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। अब इन बायोकेमिकल रिएक्शंस का नेचर कैसा है, वेदर दिस रिएक्शंस लीड टू सिंथेसिस ऑफ ए कंपाउंड और that is involved in degrading a compound. If a particular reaction is going to degrade a compound, it will be known as catabolism. If it leads to synthesis of a compound, तब आप इसे कहेंगे कि ये एनाबोलिज्म है। Accordingly, आप इनको थोड़ा सा अगर विस्तार दें तो पहली बात हम लोग देखेंगे वो होगा एनाबोलिज्म। मैंने आपको ये बात समझा दी कि एनाबोलिज्म का क्या मतलब है। तो एनाबोलिज्म का मतलब होगा बायोसिंथेटिक रिएक्शंस आर कलेक्टिवली रेफर्ड है, जो संश्लेषण करने वाली क्रियाएं हैं, ऑल दोज रिएक्शंस विच लीड टू सिंथेसिस ऑफ ए पार्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल, उनको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एनाबोलिक पाथवे है, या उसी को हम लोग कहेंगे कि ये एनाबोलिज्म है। अब ये जो एनाबोलिक पाथवे जो होगा
इसमें ऑलवेज आप किसी भी चीज़ को अगर सिंथेसाइज करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल यूज एनर्जी, विल हैव टू यूज एनर्जी, आपको निश्चित तौर पे एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक पर्पस क्या है, तो बायोसिंथेसिस। दूसरी बात कि इस प्रक्रिया में निश्चित तौर पे यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा। एक और बात यहाँ पे आप देखिएगा, और वो तथ्य ये होने जा रहा है, जैसे एक तो हमने कहा कि इसका नेचर कैसा होगा, तो एक बात मैंने आपको ये कही कि इसका नेचर जो है वो नेचर होने जा रहा है बायोसिंथेटिक। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें निश्चित तौर पे यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात आएगी कि इसका नेचर डाइवर्जेंट होगा। इसको दो लेवल पे आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाएं, अगर आपको याद हो, थोड़ा भी फोटोसिंथेसिस याद हो, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, बेसिक्स या फंडामेंटल पॉइंट्स जरूर आपको पता होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से ग्लूकोज या फ्रक्टोज या सुक्रोज या स्टार्च जैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होने जा रहा है, इनकी सिंथेसिस होने जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन दो मॉलिक्यूल की मदद से हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या स्टार्च जैसे कंपाउंड्स को बनाने जा रहे हैं। और ये जो सिंथेसिस की क्रिया होगी, डेफिनेटली ये सिंथेसिस की क्रिया जो होगी, दैट हैज टू बी ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। निश्चित तौर पे इसको एनर्जी की मदद से हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तब जाकर के इन कंपाउंड्स का सिंथेसिस होगा। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि इन तमाम तरह के कंपाउंड्स को बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जस्ट 2 कंपाउंड्स आर बीइंग यूज्ड। सिर्फ 2 कंपाउंड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और इन 2 कंपाउंड की मदद से कई सारे कंपाउंड्स आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो नेचुरली इसका नेचर जो होगा वो डाइवर्जेंट होने जा रहा है। एक नैरो बेस से आप just with the help of 2 substances, just with the help of 2 compounds, you are going to synthesize a number of compounds. तो एनाबोलिज्म की ये एक खास बात होने जा रही है कि इसका नेचर जो होगा वो बिल्कुल डाइवर्जेंट टाइप का होने जा रहा है। चूंकि सिंथेसिस की बात है, तो डेफिनेटली सिंथेटिक रिएक्शंस कैन नॉट बी ड्रिवन विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी। और इस रिएक्शन से कम ये आराम से आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ एनाबोलिक रिएक्शंस। वो फोटोसिंथेसिस जो होगा एनाबोलिज्म का एक बहुत शानदार उदाहरण होने जा रहा है। इसका एक और डायमेंशन लेकर के अगर आप देखें, इसका जस्ट अगर हम लोग इसको उलट दें, इस पूरी आर्गुमेंट को, तो इस आर्गुमेंट को अगर उलट देंगे तो ये कैटाबोलिज्म होगा। जैसे बायोडिग्रेडेटिव रिएक्शंस आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज कैटाबोलिज्म। बायोडिग्रेडेटिव, तोड़ने की जो क्रियाएं होंगी, तोड़ने की जो अभिक्रिया होगी, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? कैटाबोलिज्म है। अगर हम सिंथेसाइज करते हैं तो हमें यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली अगर हम तोड़ेंगे तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? डेफिनेटली रिलीज होने जा रहा है। एक और बात कि इसका नेचर जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। इसका जो नेचर होने जा रहा है वो नेचर जो होगा दैट विल बी कन्वर्जेंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करें या कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें या फैट की बात करें, तो दे डू नॉट रिप्रेजेंट वन सिंगल कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन एक ब्रॉड कैटेगरी है, ये एक कलेक्टिव नाउन के रूप में आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, एक कॉमन नाउन कहिए उस रूप में दिखाई पड़ेगा। उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद होंगे। प्रोटीन के बारे में तो आप ऐसे दिमाग में रखिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल में शामिल होने जा रहा है। तो ये बेस इतना बड़ा है कि इसको अगर आप कैटाबोलाइज करें, इनको अगर आप खंडित करने की कोशिश करें, तो ऐसी स्थिति में फाइनली जो चीज़ें मिलेंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मॉइस्चर होगा। और अगर ये प्रोटीन का डिग्रेडेशन है तो इसमें निश्चित तौर पे आप अमोनिया को भी रिलीज होता हुआ पाइएगा। लेकिन अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर ही रिलीज होगा। प्रोटीन के डिग्रेडेशन की अगर बात करते हैं, देयर यू विल फाइंड कि अमोनिया भी जो होगा वो रिलीज होने जा रहा है। ये अमोनिया भी आप लेकर के देखिएगा कि रिलीज होगा। तो ये जो आप लेकर के देख रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात दिख रही है, ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रही है कि किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट हो, किसी भी तरह का फैट हो या प्रोटीन हो, अगर आप उसे कैटाबोलाइज करते हैं तो बस ये 3 कंपाउंड्स आपको बनेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत वाइड बेस है और उससे जस्ट 3 कंपाउंड्स आर बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर देयर डिग्रेडेशन। तो नेचुरली कैटाबोलिज्म का नेचर
कन्वर्जेंट होगा। तो जब कभी भी आप एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म पढ़ते हैं तो आपकी ऊर्जा सामान्यतः इसी दो बिंदु पे आकर के रुक जाती है, और वो ये आपकी बातचीत इसी दो बिंदु पे रहती है कि सिंथेटिक रिएक्शंस आर एनाबोलिज्म, बायोडिग्रेडेटिव रिएक्शंस आर कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म in anabolism there will be utilization of energy, in catabolism there will be release of energy। लेकिन ये जो तथ्य है कि उनका नेचर डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, ये चर्चा सामान्यतः आपके मतलब ये चर्चा सामान्यतः नहीं आ पाती है। लेकिन जब कभी भी आप किसी चीज़ को देखें तो कोशिश कीजिए कि उसका जितना भी पॉसिबल डायमेंशन है वो सारा का सारा पॉसिबल डायमेंशन आपकी पकड़ में रहे। यहाँ एक और एग्जाम्पल हमने साइट किया हुआ था, यहाँ पे देखिए तो एक और एग्जाम्पल हमने साइट किया था। जैसे जो मोनोसेक्राइड्स या सिंपल सुगर्स होंगे, एमाइनो एसिड्स होंगे, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, साइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे, इनको लेकर के अगर आप सुगर्स को लेकर के देखें तो दैट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ ऑलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड। अलग अलग जो मोनोसेक्राइड्स होंगे उनको जोड़ने के बाद, उनको अगर आप जोड़ना शुरू करें तो डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड्स, इनकी सिंथेसिस होगी। उसी तरह सिंथेसिस होने जा रही है पॉलीसेक्राइड्स की। तो ये कॉमन नाउन है। फिर वही अमीनो एसिड्स को अगर जोड़ना शुरू करें तो दैट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग वेराइटी के प्रोटीन को बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एमाइनो एसिड्स। उसी तरह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करके आप अलग अलग तरह के फैट को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। साइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड की मदद अगर आप लें तो फिर डीएनए और आरएनए जैसे बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनकी मदद से आप अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ये एंगल भी हम लोग बस इसी पॉइंट को कन्वे करने के लिए ला रहे हैं कि एनाबोलिज्म का नेचर डाइवर्जेंट होगा और कैटाबोलिज्म का नेचर जो जस्ट अभी हमने बताया उसका नेचर इसका कन्वर्जेंट होगा कैटाबोलिज्म का। और उसके बारे में अब दो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेके मैंने ये बात समझा दी कि इसका नेचर जो होगा वो एनाबोलिज्म का ये डाइवर्जेंट और कैटाबोलिज्म का नेचर जो होगा वो कन्वर्जेंट होने जा रहा है। कैटाबोलिज्म में रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, दैट विल बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिक पाथवे। और नेचुरली ये जो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का जो कलेक्टिव फॉर्म होगा इसी को मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर माना जाता है लिविंग बीइंग्स का। इट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये डिफाइनिंग फीचर्स होगा लिविंग बीइंग का। एक तथ्य और भी आप लेकर के देखेंगे कि जो मेटाबॉलिक पाथवे में जो रिएक्शंस होंगे उन रिएक्शंस को आप ऑर्गेनिज्म के बाहर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि शरीर के बाहर होंगे वो न तो लिविंग है और न नॉन लिविंग रिएक्शन। उसको ये कहना कि चूंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी सेलुलर सिस्टम के बाहर हो रहा है तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये बात उस आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन पे लागू नहीं होने जा रही है। इसके बाद एक एस्पेक्ट आएगा एंड दैट वुड बी कॉन्शियसनेस। दूसरी जो डिफाइनिंग फीचर जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दैट विल बी कॉन्शियसनेस। देखो कॉन्शियसनेस की हिंदी बड़ी अच्छी है, चेतनशीलता। इसकी हिंदी बड़ी अच्छी है और वो है चेतनशीलता। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस बात की क्षमता होती है कि दैट कैन सेंस द सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। वो अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है और उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज एक्चुअली नोन एज कॉन्शियसनेस। किसी ऑर्गेनिज्म में इस बात की क्षमता होती है कि वो अपने परिवेश को महसूस कर सके और फिर उसके प्रति, उसमें जो बाहर में अगर कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो उसके प्रति रिस्पॉन्ड करे। इसी चीज़ को हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये जो कॉन्शियसनेस होगा, जैसे इसकी परिभाषा सुनने से ऐसा लगता है कि
जो हायर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स हैं, उनकी मदद से ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को परसीव करने का काम किया जा सकता है। ये बात सही नहीं है। ये कॉन्शियसनेस जो होगा ये ऑब्जर्व किया जाएगा, जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी इसको अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं। अगर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इवन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक फॉर्म्स कैन सेंस देयर सराउंडिंग। वो, या आप अमीबा को लेकर के देखिए, जिस पानी में है अगर कहीं पे भी गर्म पानी आप डाल दें तो अमीबा वहाँ से डेफिनेटली दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, दूसरी तरफ क्लियरली मूव कर जाएगा। तो यूनिसेलुलर प्राणी अमीबा जैसा वो भी इस बात को सेंस कर रहा है कि जिस सराउंडिंग में वो है उस सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो उसके लिए सही नहीं है तो डेफिनेटली दैट विल मेक एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम द साइट ऑफ चेंज। जिस जगह पे परिवर्तन हो रहा है वहाँ से डेफिनेटली वो दूर हटने की क्या करेगा, कोशिश करने जा रहा है। तो ये जो कॉन्शियसनेस होगा, इस कॉन्शियसनेस को भी हम लोग एक डिफाइनिंग फीचर के रूप में देखते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है और वो माइमोसा पोडी का एक पौधा है और इस पौधे को हम लोग टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। हिंदी में इसको लाजवंती या लजेनी कहा जाता है। और जब कभी भी आपने इसको छुआ होगा तो महसूस किया होगा, जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा तो टच करने के बाद जो इसके लिफलेट होंगे दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये लिफलेट जो स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं, एकदम से एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और ये जो कंपाउंड लिफ का जो ये मेन एक्सेस होगा वो ड्रिप डाउन करेगा नीचे की तरफ, वो भी झुक जाएगा। तो ये जो आप परिवर्तन इसमें देखते हैं दैट इज बीइंग इनिशिएटेड ड्यू टू टच, किसी टच की वजह से ये मूवमेंट होगा। तो ये इसको आप एक उदाहरण के रूप में साइट कर सकते हैं। लेकिन आप हम लोग जैसा कॉम्प्लेक्स प्राणी हो जिसके पास एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एक बहुत ही इफिशिएंट नर्वस सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग को उसकी मदद से परसीव कर रहा है, लेकिन वहीं पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा जैसा सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक फॉर्म, वो भी अपने सराउंडिंग को परसीव करने की स्थिति में है। ये जो क्षमता है ये लिविंग बीइंग में ही दिखाई पड़ेगी। इस तरह की कोई क्षमता आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखने जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर आ रहा है वो फीचर आएगा दैट विल बी ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में कभी भी हम लोग कहते हैं कि ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज मास या वॉल्यूम का होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज दिखाई पड़ेगा इन मास एंड वॉल्यूम, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, इट विल बी रेफर्ड एज ग्रोथ। और ग्रोथ तब होगा जब रेट ऑफ एनाबोलिज्म इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैटाबोलिज्म। जब रेट ऑफ एनाबोलिज्म, बायोसिंथेटिक क्रियाएं फास्टर रेट पे होंगी कंपेयर टू कैटाबोलिक रिएक्शंस, कंपेयर टू दैट ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शंस, जो रेट ऑफ एनाबोलिज्म है उसकी तुलना में कैटाबोलिज्म का रेट कम होना चाहिए, तब आप देखिएगा कि ग्रोथ होगा। ये इसको अगर एक सिंपल एनालॉग लेकर के बोलें तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपके पापा की सैलरी अगर 2 लाख रुपए है तो यहाँ पे 3 संभावनाएं, उस 2 लाख रुपए में से 30,000 रुपये या 40,000 रुपये आपका परिवार खर्च करता है, तो अब यह से कि 1,60,000 रुपये बच जाएंगे। किसी वजह से उस महीने में एक मतलब ऐसा मंथ भी आया कि 2 लाख तो खर्च हुए ही हुए, 1 लाख और भी खर्च हो गया, तो कहीं सेविंग थी तो उससे भी 1 लाख निकाल के खर्च करना पड़ा, ऐसा भी कभी हो सकता है। तीसरी संभावना ये है कि 2 लाख आया और 2 लाख खर्च हो गया। तो पहली संभावना जो हमने कही कि 2 लाख रुपए आए और 40,000 खर्च हुआ, तो नेट बचत कितने की हुई, 1,60,000 की हुई, लेकिन जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, नेट बचत 0 हो गया। और तीसरी संभावना यह है कि जितना कमाया उससे ज़्यादा खर्च हुआ, यानी जो पहले से सेविंग थी वो भी खर्च हो गया। अब आप खुद सोच के देख सकते हैं कि अगर कहीं पे ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ कब होगा। ग्रोथ वाली बात तब आएगी कि जो बनाया, जो बायोसिंथेसिस की गई, उसकी तुलना में जो खर्च किया गया, तोड़ा गया, उसको निश्चित तौर पे
तोड़ने की क्रिया जो होगी वो तोड़ने की क्रिया स्लोअर गति से होनी चाहिए। बनाने की क्रिया रेट ऑफ एनाबोलिज्म शुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन दैट ऑफ कैटाबोलिज्म। अगर कैटाबोलिज्म से एनाबोलिज्म का रेट ज्यादा होगा तो ग्रोथ होने जा रहा है। दूसरी कोई शर्त नहीं है ग्रोथ की। ग्रोथ के लिए यह जरूरी होगा कि रेट ऑफ एनाबोलिज्म शुड बी डेफिनेटली फास्टर देन दैट ऑफ कैटाबोलिज्म। इसमें आप देखिएगा जब कभी भी ग्रोथ की बात आएगी तो इसमें प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक दोनों तरह के सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होगी। अगर प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उनकी सिंथेसिस उसमें होगी, और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की बात करें तो व्हाटसोएवर इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड द सेल, कोशिका के बाहर जो कुछ भी बनेगा वो एपोप्लाज्मिक कहलाएगा, और विद इन द सेल जो कुछ भी बनेगा वो प्रोटोप्लाज्मिक होंगे। तो आप ग्रोथ की बात जब कभी भी करेंगे तो ग्रोथ में इन दोनों तरह के सब्सटेंसेस की सिंथेसिस आपको दिखाई पड़ेगी। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इनकी सिंथेसिस जो होगी ये प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की सिंथेसिस के रूप में देखा जाएगा, और जो कुछ भी आउटसाइड द सेल जो कुछ भी सिंथेसाइज होगा वो एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की सिंथेसिस के तौर पे दिखेगा। तो ग्रोथ में डेफिनेटली ये दोनों तरह के सब्सटेंसेस की सिंथेसिस आपको दिखाई पड़ेगी। और किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ में 3 क्रियाएं दिखेंगी। एक, सेल का डिवीजन होना चाहिए, बट डज सेल डिवीजन इंश्योर ग्रोथ? तो आंसर है नहीं। सेल डिवीजन के बाद ग्रोथ हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेल डिवीजन होने के बावजूद ये भी तो हो सकता है कि सेल डिवीजन जैसे जैसे हो सेल का जो वॉल्यूम है, सेल का जो डायमेंशन है वो घटता चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि सेल डिवीजन होगा तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू ग्रोथ। सेल डिवीजन के बाद ग्रोथ तब होगा जब उसमें इलोंगेशन हो। तो जो दूसरी क्रिया होगी वो सेल डिवीजन के बाद सेल इलोंगेशन की क्रिया होगी। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सामान्यतः आप लेकर के देखेंगे तो अलग अलग तरह के टिश्यूज दिखाई पड़ते हैं, और टिश्यूज के बारे में आपको पता है कि ये कलेक्शन ऑफ, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होने जा रहे हैं विथ पर्टिकुलर ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। तो ये जो सेल्स मिलके अलग अलग टिश्यूज बना रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि एक टिश्यू के सेल्स दूसरे टिश्यू के सेल से अलग हैं। तो हाउ डिफरेंसेस हैव डेवलप्ड अमॉन्ग देम। अगर 4 तरह के टिश्यूज अगर हैं तो इन चारों तरह के टिश्यूज के सेल्स में डिफरेंसेस कैसे अपीयर किए, हाउ डिफरेंसेस हैव अपीयर्ड। ये जो अपीयरेंस ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस बिटवीन सेल्स ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज का जहां तक ताल्लुक है, जो अलग अलग टिश्यूज जो हैं उन अलग अलग टिश्यूज के जो अलग अलग सेल्स हैं, उन अलग अलग सेल्स के टिश्यूज, उन अलग अलग टिश्यूज के सेल्स में डिफरेंसेस कैसे अपीयर किए, परमानेंट डिफरेंसेस कैसे अपीयर किया, ये डिफरेंशिएशन की क्रिया कहलाती है। इट्स ए जेनेटिक फिनोमेनन। लेकिन आपकी करिकुलम के हिसाब से डिफरेंशिएशन पे चर्चा नहीं करनी है, लेकिन आप इतनी बात यहाँ पे जरूर याद रखिए कि ग्रोथ इज गोइंग टू इन्वॉल्व सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। डेफिनेटली हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म की जो मल्टी सेलुलर है। एक और छोटी सी बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होगा, इनका एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूडिंग टर्म है। ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, ग्रोथ का कुछ भी लेना देना नहीं है रिप्रोडक्शन से। लेकिन ये बात हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को हम लोग सेल डिवीजन के टर्म में भी डिफाइन करेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की चर्चा अगर करें तो देयर यू विल फाइंड, वहां पे आप ये बात पाएंगे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट म्यूचुअली, दिस टर्म्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूडिंग। ये एक दूसरे को एक्सक्लूड नहीं करेंगे अगर ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर। रीजन अगेन आई रिपीट इट, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सेल डिवीजन एज वेल। ग्रोथ को हम लोग सेल डिवीजन के टर्म में भी डिफाइन करने जा रहे हैं। एक और मुद्दा यहाँ पे आएगा कि अगर हम लोग प्लांट के ग्रोथ की बात करें तो दैट इज गोइंग टू डिफर फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इन मेनी रेस्पेक्ट्स। अगर प्लांट के ग्रोथ की बात करें तो उसका जो ग्रोथ होगा वो एनिमल के ग्रोथ से बहुत सारे मामलों में डिफर करेगा। जैसे प्लांट के बारे में हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि प्लांट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन मॉड्यूलर फैशन, या देयर ग्रोथ इज ओपन एंडेड ग्रोथ।
कभी भी प्लांट के ग्रोथ के बारे में हम लोग कहते हैं कि उनका ग्रोथ जो होगा वो कैसा होगा, तो वो ओपन एंडेड ग्रोथ होगा ऐसे, या उसे हम लोग कहते हैं कि ये ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होने जा रहा है, ये ओपन एंड से लगातार ग्रो करेंगे, या ऐसी तरह का प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसे हम लोग कहते हैं कि ये मॉड्यूलर फैशन में कंस्ट्रक्टेड है। और डिपेंडिंग अपॉन जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के लिए एक पार्टिकुलर टिश्यू जिम्मेवार होता है, और उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं कि ये टिश्यू क्या है, वी रेफर द पार्टिकुलर टिश्यू एज मेरिस्टेम। एंड डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द मेरिस्टेम, जो ग्रोथ का नेचर होगा वो लैटरल हो सकता है, एपिकल हो सकता है, या फिर इंटरकैलरी हो सकती है। दूसरा जो मुद्दा दिखाई पड़ेगा कि क्या एनिमल में हम लोग इस तरह का स्पेसिफिक रीजन ऑफ ग्रोथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, आंसर इज दैट कि नहीं, इस तरह का कोई रीजन ग्रोथ का हम स्पेसिफाई एनिमल में नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप लेकर के देखें कि एनिमल में जो ग्रोथ होगा दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय सीजनल फ्लक्चुएशन, लेकिन जो प्लांट में ग्रोथ होगा, प्लांट में जो मेरिस्टेम होगा, कैम्बियम जो होगी, उस कैम्बियम की एक्टिविटी सीजनल फ्लक्चुएशन पे काफ़ी हद तक निर्भर करने जा रहा है। लेकिन ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि सीजन का एज सच असर एनिमल की ग्रोथ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर इसमें एक मुद्दा और भी आएगा, और वो मुद्दा ये होने जा रहा है कि प्लांट जो होते हैं ना, उनका जो जैसे वो सीडलिंग के फॉर्म में आएंगे और जो ग्रोन अप फॉर्म होगा, उनके बीच में सिमिलैरिटी नहीं होने जा रही है। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम जिस रूप में जन्म लेते हैं, अगर हमें मॉर्फोजेनेसिस वाली बात नहीं हो, तो फिर हमारा जिस रूप में जन्म होता है और जब हम एडल्टहुड अटेन करते हैं तो उनमें कोई फंडामेंटल लेवल पे फर्क आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दीज आर ए फ्यू पॉइंट्स। हालांकि देखो, ग्रोथ आपको इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में पढ़ना है, ग्रोथ एक इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में आपको पढ़ना है, वहाँ पे फर्दर डिटेल हम लोग करेंगे। अभी इतनी बात ज़रूर दिमाग में रखें, एक छोटा सा एंगल और इसमें लिया गया है, और वो छोटा सा एंगल ये है कि क्या ग्रोथ को हम लोग एक डिफाइनिंग फीचर मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर प्रोवाइडेड कंडीशंस आर स्पेसिफाइड। ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है, बशर्ते शर्त लगी हुई है। शर्त क्या है कि जिन कंडीशंस में ग्रोथ होगा उन कंडीशन को अगर आप स्पेसिफाई करें तो। क्यों ये बात कही जा रही है? तो ये बात इसलिए कही जा रही है कि देयर आर ए नंबर ऑफ नॉन लिविंग कंपाउंड, जहां नॉन लिविंग बींग्स, जहां पे आप देखिएगा कि ग्रोथ वहां पे भी होगा। जैसे कहा गया ना कि क्रिस्टल ग्रोज बाय एडिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, उसके सतह पे न्यू सब्सटेंसेस के एडिशन की वजह से क्रिस्टल ग्रो करेगा। तो डज इट मीन दैट पार्टिकुलर क्रिस्टल इज लिविंग वन? आंसर इज नो, वो नहीं होने जा रहा। हम मतलब जो लिविंग बीइंग अगर ग्रो करते हैं तो वो इंट्रिंसिक या इनट ग्रोथ होने जा रही है, और डेफिनेटली इस तरह और एक यूनिट के रूप में हम ग्रोथ करेंगे। सरफेस ग्रोथ हम में नहीं है, सब मटेरियल इज नॉट बीइंग एडेड ऑन आवर फ्री सरफेस, इस तरह की बात आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो हमारा जो ग्रोथ होगा, लिविंग बीइंग का जो ग्रोथ होगा, मैंने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म एक यूनिट के रूप में ग्रो करेंगे। एंड ये जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में दो डेफिनेट क्रियाएं होंगी। एक कि हम सर्टेन सब्सटेंसेस को निश्चित तौर पे बाहर से उनका इनटेक करें, तो देयर मस्ट बी इनटेक ऑफ न्यू मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। हमको निश्चित तौर पे अपने सराउंडिंग से मटेरियल का इनटेक करना होगा। और दूसरी बात ये कि वो जो इनटेक मटेरियल का किया गया उसको निश्चित तौर पे हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट करें। जो कुछ भी हमने लिया उसको हमको इनकॉर्पोरेट करना होगा, यानी दैट दो सब्सटेंसेस हैव टू बी एसिमिलेटेड। उन सब्सटेंसेस को हमें क्या करना होगा? एसिमिलेट करना होगा। वो सब्सटेंसेस दे मस्ट बी एसिमिलेटेड। तो ये जो यहाँ पे जो इनटेक की बात आती है उसमें आप पाइएगा कि अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल जो होंगे वो डेफिनेटली दे फीड ऑन रेडीमेड ऑर्गेनिक मैटर। जो रेडीमेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके ऊपर वो फीड करेंगे। लेकिन ये तथ्य प्लांट के बारे में लागू नहीं होने जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये निकलता है कि प्लांट बाहर से कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। प्लांट भी सो मेनी सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको प्लांट सराउंडिंग से अपने क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, और फिर उन इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करने जा रहे हैं। तो ग्रोथ में डेफिनेटली दो क्रियाएं आप देखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा दैट विल कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द पार्टिकुलर सब्सटेंस दैट हैज बीन टेकन विद इन, जिस सब्सटेंस को उन्होंने अपने शरीर के अंदर लिया, द
those substances would be assimilated and these are the processes, ये वो क्रियाएं हैं which will ultimately lead to the growth of the organism. अगर ये कंडीशंस आप स्पेसिफाई करते हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ को आप एक डिफाइनिंग फीचर कहेंगे, लेकिन अगर कंडीशंस आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फिर इसे आप ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर के रूप में साइट नहीं करेंगे। तो बेटर ये है कि ग्रोथ को आप डिफाइनिंग फीचर के रूप में साइट कीजिए, साथ में कंडीशंस बता दीजिए कि दिस कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बहुत सारे इसमें स्टेप्स होने जा रहे हैं। हियरार्की इसकी बड़ी लंबी चौड़ी है। अगर हियरार्की को याद करें तो आपको ये कभी ना कभी बताया गया होगा कि सब सेलुलर बायोमॉलिक्यूल्स आर देयर जो एग्रीगेट करके सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मिलकर के सेल बनाएंगे, सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस मिलकर के पार्टिकुलर स्पीसीज, स्पीसीज का जो एक नेचुरल इंटरेक्टिंग ग्रुप होगा दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी प्लस इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसी पार्टिकुलर नेचुरल एरिया में एक से ज्यादा इकोसिस्टम जो होंगे लैंडस्केप कहलाएगा, और पूरी पृथ्वी के जाइंट इकोसिस्टम को आप बायोस्फीयर कहेंगे। तो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के इतने सारे डायमेंशन, इतने सारे स्टेप्स या हायरार्की में इतनी स्टेप्स या इतने सारे लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक रूप में यहाँ बातचीत करें तो उसमें आप लेकर के देखिएगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कभी भी कहते हैं कि दैट्स डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। अब ये बात जो कही जा रही है, जैसे आप किसी भी सेल को लेकर के देखें, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर के देखें, तो ऑलवेज यू विल फाइंड कि उसके बारे में उसका कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन आपको अच्छे से पता है, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी के बावजूद भी, तमाम बायोमॉलिक्यूल की उपस्थिति के बावजूद भी, यू कांट रिक्रिएट ए सेल। आप किसी सेल को रिक्रिएट नहीं कर सकते। दैट हैज इट्स यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी ये हमारे लिए नहीं संभव है कि उसको रिक्रिएट हम कर सकें। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा इसकी अपनी एक यूनिकनेस है और ये बात लिविंग वर्ल्ड में ही दिखाई पड़ेगी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन द बॉडी जो होगा उसको वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स के रूप में आप साइट करेंगे। इसको वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स के रूप में आप साइट करने जा रहे हैं। दूसरा जो एंगल यहाँ पे आएगा उसमें देखो, ये जो हमने कहा कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर मिलकर के सेल बनाने जा रहे हैं और फिर ये सेल्स मिलकर के जो लिविंग ऑर्गेन, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तक की ये फॉर्मेशन जो करते हैं, तो अभी ऐसे इसमें जो सेल्स होंगे वो टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो पूरी बॉडी जो होगी वो पूरी बॉडी इतने अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। ठीक है, तो ये यूनिकनेस है बायोलॉजिकल सिस्टम की, और ये जो यूनिकनेस है उस यूनिकनेस को हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में डेफिनेटली साइट करेंगे। दूसरा जो एस्पेक्ट आएगा, वो दूसरा एस्पेक्ट आने जा रहा है रिप्रोडक्शन। तो देखो, आप सबको पता है कि जो भी इस पृथ्वी पे आया है उसको जाना है, जो पृथ्वी पे आया है उसको जाना है। जाना कैसे है? तो डेथ की वजह से जाना है। डेथ को ऑलवेज हम लोग कहते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, डेथ होनी है। अगर कोई इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ है तो अल्टीमेटली जाएगा, उसको जाना है। अब पॉइंट ये है कि डेथ अगर इनएविटेबल है, डेथ अगर हर ऑर्गेनिज्म की होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये स्पीसीज चलता कैसे, स्पीसीज परपिचुएट कैसे करता है? तो ये स्पीसीज इसलिए परपिचुएट करते हैं कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बिफोर देयर डेथ, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा है वो अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? जन्म देगा। तो जिनको वो जन्म देगा, जिनको वो बनाएगा, जिनको वो प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोजेनी कहलाएंगे, और जन्म देने वाला या प्रोड्यूस करने वाला पेरेंट्स कहलाएंगे। और इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये कहना, ये हम लोगों ने कह दिया कि रिप्रोडक्शन में बेसिकली देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर टू पेरेंट्स, ये हमने कह दिया। लेकिन
अगर मॉलिकुलर लेवल पे इसके मैकेनिज्म की बात करें, देन यू विल फाइंड कि रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होंगे दे विल ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल टू देयर पेरेंट्स, देयर प्रोजेनी, एक्सट्रीमली सॉरी, जो रिप्रोडक्शन होगा उस रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होंगे दे विल ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल टू देयर प्रोजेनी, वो अपने बच्चों तक अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों तक जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर जो किया जाएगा, प्रोजेनी तक जो ये ट्रांसफर होगा जिस मॉलिक्यूल का, वो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, और डीएनए के बारे में या जेनेटिक मटेरियल के बारे में ऑलवेज यू शुड रिमेंबर कि दैट इज हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशंस, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हैं, जो हमारे तमाम फीचर्स हैं, उन तमाम फीचर्स के लिए सूचना जो होगी वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होने जा रहा है कहाँ पे, तो दैट दोज इंफॉर्मेशंस आर प्रेजेंट इन डीएनए, वो इंफॉर्मेशंस डीएनए में निश्चित तौर पे प्रेजेंट होने जा रहे हैं। अब ये रिप्रोडक्शन जो होगा वो बेसिकली दो तरह का होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन खास बातें होंगी। एक बात खास बात होगी कि सिंगल पेरेंट यहाँ प्रोजेनी को जन्म देगा, और जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा दैट विल बी माइटोटिक, और सामान्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी को जन्म देगा, सामान्यतः, यूजुअली। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी, तो ये लगभग सही वाक्य है। बट द मोमेंट यू आर गोइंग टू से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस प्रोजेनी विच आर ऑलवेज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो ये इनकरेक्ट वाक्य है, क्योंकि म्यूटेशन जो होगा वो उसकी अकरेंस की संभावना हमेशा रहती है। म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी जरूर कम है, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हुआ तो वो प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से डिफर कर जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। आप ये कह सकते हैं यूजुअली दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोजेनी, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। या फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी एक्सेप्ट म्यूटेंट, तो फिर ये वाक्य सही होगा। म्यूटेंट अगर जन्म लेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बावजूद भी प्रोजेनी अपने पेरेंट से अलग हो सकता है। अब इसमें कई सारा एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर फंगल मेंबर्स की बात करें तो फंगल मेंबर कई तरह का स्पोर बनाता है। वो कोनिडियोस्पोर बना सकते हैं, ज्यूस्पोर बना सकते हैं, एप्लेनोस्पोर बनाते हैं। फंजाई में कई तरह का एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसमें मैंने नाम सारा नहीं रखा है। इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स भी हो सकते हैं, वाइडिया भी हो सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पोर जो फंजाई में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप बातचीत करें लिवरवर्ट्स की, तो लिवरवर्ट्स के केस में आप लेकर के देखेंगे, अगर लिवरवर्ट्स की बात करें तो लिवरवर्ट्स के केस में आप देखिएगा कि ये लिवरवर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन होगा, और ये फ्रेगमेंटेशन डेथ एंड डिके की वजह से होने जा रहा है। जैसे ये एक लिवरवर्ट है और इधर से ये डेथ एंड डिके यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो डेथ एंड डिके जब डायक्टोमी तक पहुँचेगा, ब्रांच तक पहुँचेगा, तो ये दोनों इससे अलग हो जाएंगे एंड नाउ दे विल ग्रो टू फॉर्म टू इंडिपेंडेंट प्लांट्स। ठीक उसी तरह अगर आप फंगल मेंबर को लेकर के देखें तो उनमें भी फ्रेगमेंटेशन होगा। ये फ्रेगमेंटेशन किसी भी वजह से हो सकता है। इसके लिए बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल कोई एजेंट इनको तोड़ सकता है। तो अगर आप माइसीलियम को लेकर के देखें, इफ यू टॉक अबाउट माइसीलियम, फंगल माइसीलियम को लेकर के देखें, तब भी ऐसी स्थिति में आप पाइएगा कि फ्रेगमेंटेशन होगा। ये केस स्पाइरोगाइरा का है, अलगल मेंबर है, स्पाइरोगाइरा, जिग्निमा, इस तरह के जो फॉर्म्स होंगे उनको लेकर के देखें तो वहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वो मल्टीप्लाई करेंगे। जितने फ्रैगमेंट्स होंगे एवरी फ्रैगमेंट इज गोइंग टू डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। और फ्रेगमेंटेशन का कोई भी कारण हो सकता है, इट मे बी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। उसी तरह अगर आप लेकर के देखें कि जैसे स्पाइरोगाइरा इज फिलामेंटस अलगा, और उसके अतिरिक्त अगर आप मॉसेस को लेकर के देखें तो प्रोटोनिमा में बड बनेगी। प्रोटोनिमा जो होगा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा एंड देयर यू विल फाइंड फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, और ये बर्ड जो होंगे नए गैमेटोफाइट को जन्म देंगे। इसके बाद अगर आप ईस्ट को देखें तो ईस्ट में बडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। बडिंग में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होगा दैट विल डिवाइड, और किसी एक पार्टिकुलर रीजन में
एक पार्टिकुलर रीजन में आप पाइएगा कि वहाँ पे एक इवेजिनेशन डेवलप करेगा और जो इवेजिनेटेड पार्ट होगा ग्रेजुअली वो ग्रो करना शुरू करेगा और उसमें से एक न्यूक्लियस उसमें शिफ्ट कर जाएगा, एक न्यूक्लियस उसमें शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि न्यूक्लियस इज अंडरगोइंग डिवीजन, एक पार्ट इवेजिनेट कर रहा है, इवेजिनेटेड पार्ट धीरे धीरे एनलार्ज करेगा, न्यूक्लियस का शिफ्ट होगा और कंस्ट्रक्शन के बाद ये जो डेवलपिंग जो इवेजिनेशन है जिसको डेवलपिंग बड कहेंगे फाइनली डिटैच हो जाएगा। इस तरह की बात जो बडिंग होगी वो हाइड्रा में जो सिलेंट्राटा या निडेरिया के मेंबर होंगे वहाँ पे भी दिखाई पड़ेगा। देयर विल फाइंड कि ये स्थिति है। वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और ये जो सेल्स होंगे यहाँ पे इकट्ठे होंगे और ये इन इंटरस्टिशियल्स में डिवीजन स्टार्ट होगा और डिवीजन के बाद जो सेल्स बनेंगे दे विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज और ये जो दो लेयर में जो तमाम सेल्स होंगे अरेंज होंगे और उसकी वजह से एक छोटा हाइड्रा जो होगा वो यहाँ डेवलप करेगा। अभी बस इतनी बात याद रखें कि बडिंग जो होगा वो एनिमालिया के भी मेंबर्स में, अगर पोरीफेरा आपको जो पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पोरीफेरा में भी स्पॉन्जेस में भी इस तरह की आपको इंटरनल बड बनेंगे या जिनको जिम्यूल कहते हैं और हाइड्रा में भी या जो सिलेंट्राटा के मेंबर होंगे वहाँ पे भी इस तरह की बडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। इसके बाद जो दूसरा रिप्रोडक्शन का तरीका होगा वो रिप्रोडक्शन का तरीका सेक्सुअल होगा और जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट विल बी ऑलवेज इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स या गैमेट। जो दो सेक्स सेल्स या गैमेट का फ्यूजन होता है उसको हम लोग हमेशा फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी कहते हैं। एंड व्हेनेवर देयर विल बी फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी दैट विल लीड टू डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर या निश्चित तौर पे डीएनए का अमाउंट जो होगा दैट विल बिकम डबल, जो डीएनए का कंटेंट भी डबल होगा और क्रोमोसोम संख्या भी डबल हो जाएगी। लेकिन कॉन्स्टेंसी ऑफ द डीएनए ये डिमांड करता है उसकी ये हर स्पीसीज के मेंबर में डीएनए कंटेंट कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर दो सेल्स फ्यूज कर रहे हैं तो फ्यूज करने के बाद डीएनए कंटेंट जो डबल होगा तो कॉन्स्टेंसी ये डिमांड करेगा कि ये अमाउंट फिर अधिक बने, जो डबल हुआ है उसको फिर पहले वाले लेवल पे ले आया जाए। तो चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज देयर विल बी फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स, तो एक क्रिया ऐसी जरूर होगी जो क्रोमोसोम संख्या को और डीएनए कंटेंट को आधी करे। तो डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो ये जो डीएनए कंटेंट या क्रोमोसोम नंबर इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय हाफ, इस क्रिया को हम लोग मियोसिस कहेंगे। और ये जो सेक्स सेल्स होंगे यूजुअली दे विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय टू पेरेंट्स, दो पेरेंट के द्वारा उनको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी या फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स प्लस मियोसिस, ये दो खास बातें होंगी खास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और ये ऑलवेज जेनेटिकली क्वाइट डिफरेंट फॉर्म को जन्म देंगे। ये किसी भी परिस्थिति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी जन्म लेगा वो अपने पेरेंट्स से मैच किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। दे विल नेवर बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब इसको डिफाइनिंग फीचर कहा जाए या न कहा जाए, तो आपकी बुक ने इसको कहा है कि शुड नॉट बी ट्रीटेड एज डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि बहुत सारे केसेस में कुछ एग्जाम्पल साइट किए गए हैं। एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिया है कि ये जो है वो सेक्स ये रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं, एंड दैट्स वाई इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज ए टीचर आई डोंट एग्री विद दैट। एक शिक्षक के रूप में मैं इसे बहुत एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम्पल दिए गए म्यूल या कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल जो दिया गया, दे देमसेल्व्स आर प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, they themselves are product of reproduction। लेकिन we are not here to argue। आपकी किताब ने जो बात कही है वो बात मैंने भी यहाँ पे कह दी है with the same example, उसी सिमिलर एग्जाम्पल के साथ। लेकिन ये एक फैक्ट है कि रिप्रोडक्शन किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई नहीं पड़ेगा। इट्स ट्रू देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन एट द सेम टाइम नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और उसके बाद एक मुद्दा और आता है, और वो मुद्दा होगा कौन सा? तो दैट विल बी इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। तो देखो, इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन को आप ऐसे, पहले तो इसमें एडेप्टेशन को हमेशा दिमाग में आप रखिए कि एडेप्टेशन जो होंगे वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को बेहतर सुटेबिलिटी देते हैं किसी एनवायरनमेंट में। किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो फीचर्स चाहिए वो फीचर्स अगर बेहतर हो रहे हैं
तो ये वहाँ पे उस पार्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइवल के लिए एक आवश्यकता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, एडेप्टेशन है। तो ऑलवेज एडेप्टेशन इज रेफर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक विच मेक्स एन ऑर्गेनिज्म बेटर सुटेड फॉर एन एनवायरमेंट। किसी एनवायरमेंट के लिए सुटेबिलिटी अगर इम्प्रूव करती है जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एडेप्टेशन से। अब इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की बात अगर आती है तो देखो, हमेशा सराउंडिंग में चेंज आता है। अब उस बदलते हुए परिवेश में जो परिस्थिति चेंज कर रही है, तो उस बदलते हुए परिवेश में जो हमारी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस हद तक मुझे सरवाइव करने में मदद पहुंचाएंगी, ये प्रश्न है। तो और नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी रिप्रोडक्शन होगा तो जो प्रोजेनी जन्म लेंगे उन प्रोजेनी में जेनेटिक वेरिएशन होगा। अब ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होंगे दे विल डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द फीचर्स। अब ये जो जेनेटिक वेरिएशन के कारण जो नए फीचर्स डेवलप करेंगे या जो फीचर्स का मॉडिफिकेशन होगा, इसमें से कई फीचर्स ऐसे होंगे विच मे बी एडवांटेजियस, और कुछ फीचर ऐसे हो सकते हैं विच आर हार्मफुल। तो अगर हम जो चेंज्ड एनवायरनमेंट में कोई फीचर ऐसा डेवलप कर गए या कुछ फीचर्स ऐसे डेवलप कर गए जो हार्मफुल हैं, तो नेचुरली ऑर्गेनिज्म विथ हार्मफुल चेंजेस वुड बी ग्रेजुअली एलिमिनेटेड। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है विथ डिजायरेबल ट्रेट्स, तो डेफिनेटली उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो नेचुरली एक पॉपुलेशन वहाँ पे ऐसा डेवलप कर जाएगा जिसमें जिनके पास वैसे फीचर्स होंगे जो उस एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी होने जा रहे हैं। तो यही वजह है कि हम अभी जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे, और अभी जैसे हम हैं वैसे आगे नहीं रहेंगे। हम का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, हम का मतलब तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली इवॉल्व कर रहे हैं, और ये इवॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि जो कंडीशंस, जिस तरह की भी परिस्थितियाँ विकसित हो रही हैं, उन परिस्थितियों में हम सरवाइव कर सके। सरवाइव कौन करेगा? सरवाइव वही करेगा जो उन कंडीशंस में आवश्यक जो फीचर्स हैं उनको रखता है। ओके, इसके बाद ये जो क्षमता हमारी है, ये जो क्षमता होगी, ये क्षमता सिर्फ हम में ही है, और किसी नॉन लिविंग में इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की क्षमता नहीं होने जा रही है। एडेप्टेशन स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल हो सकते हैं, और ये इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस तभी है जब इनका नेचर हेरिटेबल है। अगर ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक शिफ्ट होंगे तब इनका मायने मतलब है, तब इनका इवोल्यूशन में महत्व है। अगर ये हेरिटेबल नहीं है तो फिर इनका कोई महत्व नहीं होने जा रहा है। एंड फाइनली वी कम ऑन मूवमेंट। मूवमेंट की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि जो लिविंग बींग्स हैं वो मूवमेंट दिखाएंगे, और मूवमेंट का रेंज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से लोकोमोशन तक होगा। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ और मैं अगर मूव कर रहा हूँ, इफ़ आई एम हैविंग पोजिशनल शिफ्ट ऑफ माई बॉडी, मैं अपने शरीर को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए लोकोमोशन है। लेकिन जो हमारी कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म जो होगा दैट विल मूव, तो ये जो होगा प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस होगा। ये दोनों मूवमेंट के दो अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। मूवमेंट को हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये मूवमेंट जो होगा कभी भी या तो ग्रोथ का परिणाम होगा या इट विल बी अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये ग्रोथ का परिणाम होगा या फिर एनवायरनमेंट में चेंज का परिणाम होने जा रहा है। ये भी एक कंप्लीट चैप्टर के रूप में आपको पढ़ना है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो फर्दर डिटेल टाइप्स वगैरह हम लोग देखेंगे, और रीज़न भी समझने की कोशिश करेंगे कि मूवमेंट एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। प्लांट मूवमेंट के बारे में आपको एक्सटेंसिव बातचीत करनी है, एनिमल मूवमेंट पे भी आपको बातचीत करनी है। तो एनिमल मूवमेंट में भी एक सर्वे लिया हुआ है जो कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से लेकर के लोकोमोशन तक की बातचीत है, और प्लांट में भी मूवमेंट कंप्लीट आपको देखना है। तो राइट नाउ बस हम लोग इतनी बात कहेंगे कि मूवमेंट जो होगा वो एक कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग का होगा, और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से लेकर के लोकोमोशन तक इसका पूरा स्पैन होगा या पूरा ये स्पेक्ट्रम होने जा रहा है। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ये जिनमें दिखाई पड़ेगा उनको हम लोग कहेंगे कि वो लिविंग बीइंग्स हैं। I will ask you, I will request you to go through your NCERT books,
चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं। एक बार ध्यान से पूरी चीज़ को पढ़िए, जो कुछ भी नया आपने सीखा होगा उसको तैयार कीजिए, कोई कष्ट हो डेफिनेटली कम्युनिकेट कीजिए, और फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं अगले मुद्दे पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पठन पाठन को प्यार से करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।